नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे पेंशन के पेज की, यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस, क्योंकि अब यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई एनपीएस और जिस ओपीएस की इतनी ज्यादा मांग हो रही थी, ये क्या उससे बेहतर है, उससे अलग है, किन मायनों में उससे अलग है, कितने फायदे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट की किस एज वाले ग्रुप को इसको करना चाहिए, 2004 जब से एनपीएस आई थी क्या उसके बाद वाले लोगों को क्या, ढेर सारे सवाल कुल मिला के। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आज हम यहां पर देंगे, तो जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें इसमें बताने वाले हैं। राइट, तो इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि जो तीनों पेंशन स्कीम्स हैं, ओपीएस, उसके बाद एनपीएस और अब यूपीएस, इनमें क्या फर्क है आपस में, यूपीएस में आने के बाद क्या बदलेगा पिछली दो स्कीम्स के मुकाबले। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बना के तैयार हैं, वो सुनते हैं पहले और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत, उन प्रश्नों के जवाब जो सबके मन में होंगे। पहले ही एक्सप्लेनेशन। सरकार ने जिस नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है, वो यूपीएस आखिर मौजूदा एनपीएस से कैसे अलग है, 2004 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, इसकी तुलना आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको पेंशन की गारंटी की। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका सरकार ने अभी ऐलान किया है, उसके तहत कम से कम 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। लेकिन ये 50% क्या होगा, आप रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीने में जितना आपको सैलरी मिली है, उस सैलरी के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी थी ही नहीं। अब ओपीएस में क्या था, मामला अलग था। ओपीएस में आपको पेंशन जो मिलता था वो बेसिक और डीए का दोनों मिला करके, यानी जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके पिछले महीने में आपने जितनी भी सैलरी पाई हो, बेसिक और डीए मिला करके, तो उसका 50% आपको पेंशन मिलता। लेकिन ये 50% मिनिमम नहीं होता, ना तो मैक्सिमम होता, 50% फिक्स होता। ध्यान दीजिए, यूपीएस में मिनिमम 50% की बात की गई है। दूसरा, यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात की गई है, ओपीएस में वहां कम से कम 20 साल की नौकरी की बात की गई है। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं आपको, वो है कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके, जो पहले 14% था एनपीएस में, बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में भी 10% था, अभी भी नई स्कीम में 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक बात, हाँ, हर 3 साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, क्या कंट्रीब्यूशन सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। घटाने की बात तो नहीं होगी, ना तो कर्मचारी कंट्रीब्यूशन का बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता ही नहीं था, सिर्फ सरकार को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। अब आइए मिनिमम पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 10,000 मिनिमम पेंशन की गारंटी थी, ओपीएस के तहत 9,000 की गारंटी थी। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है, इसमें भी 10 साल नौकरी की जरूरत है ओपीएस के तहत मिनिमम पेंशन के लिए। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। अब आइए, वो है फैमिली पेंशन। पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलता है। तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रावधान यूपीएस में कर दिया गया है, यानी आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, यानी यूपीएस में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो कि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर का है। आगे आइए, वो है आपको एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर करता है सरकारी कर्मचारी तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। और रकम कितनी मिलेगी, वो एनपीएस के तहत तो कुछ प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यूपीएस के तहत प्रावधान किया गया। वो ये है कि आपकी जो मासिक सैलरी होगी, हर 6 महीने की नौकरी के आधार पर, हर 6 महीने की नौकरी पर 1 महीने की सैलरी का 1/10 यानी 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मिनिमम पेंशन की गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या था, एम्प्लॉय ने अपने नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 100% आपको मिल जाएगा। रिटायरमेंट करते ही पूरा कंट्रीब्यूशन आपको वापस कर दिया जाएगा ब्याज समेत, और ग्रेच्युटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो 40% तक पेंशन ले सकते हैं, ये भी खासियत थी। तो ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम का प्रावधान ये था और यूपीएस के तहत प्रावधान ये है, दोनों में अंतर है। अब आइए अगला मुद्दा देखते हैं, वह है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ओपीएस के तहत पहले डियलेंस रिलीफ मिलता था, एनपीएस के तहत नहीं था। अब नई स्कीम में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया है।
अब चलिए, अब है दूसरा मुद्दा, आपको है खासतौर से वीआरएस को लेकर के। बहुत सारे लोग वीआरएस भी लेते हैं, तो वीआरएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। वीआरएस ले लीजिए, लेकिन जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी, नई स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओपीएस के तहत क्या था कि वीआरएस लेते हैं तो 20 साल की नौकरी है आपकी, तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। तो दोनों में वीआरएस लेने पे फर्क है। अब आइए कि यूपीएस लागू किन पर होगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर लागू हुआ, क्या हम पे लागू हुआ। तो बता दूं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, बशर्ते कि उनकी सरकार ये फैसला लेती है। तो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, और निजी कर्मचारी, हम जैसे निजी कर्मचारी, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। और एक और बात, जो नई स्कीम है उसकी कुछ खासियत है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस को चुन चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। जो लोग एनपीएस के तहत 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में इनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। तो ये पूरा है आपको पेंशन का पेच जो आपको सुलझा दिया है मैंने। मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, तो ये जो ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस था, लक्ष्मण जी ने उसको डिटेल में समझाया और ऐसा लगा कि ये एनपीएस तो कहीं था ही नहीं, ये ओपीएस वर्सेस यूपीएस ही है, क्योंकि एनपीएस के ज़्यादातर कॉलम में 0 0 नील पहले नहीं था। तो डिमांड भी क्या थी? डिमांड यही थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ज़्यादा बेहतर है, आप नई न्यू पेंशन स्कीम क्यों लाए। बहुत सारे राज्यों में इसके कुछ पॉलिटिकल फॉलआउट भी थे जहां ओल्ड पेंशन स्कीम्स फिर से लागू की गई थी, लेकिन अब सरकार ने लगभग उतनी ही अट्रैक्टिव यूपीएस ला के रखी है। फिर भी क्या अंतर है, क्या इसको कैसे समझें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातचीत हम करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब, जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं, और स्टाफ एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबका स्वागत है। शरद जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। बेसिक सवाल यही, वैसे तो लक्ष्मण जी ने काफी डिटेल में उसको सिलसिलेवार समझाया, लेकिन मैं आपका गणित जानना चाहता हूं कि जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, क्या ये एनपीएस और ओपीएस के मुकाबले ज्यादा बेहतर साउंड कर रही है? नमस्कार विपिन और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अगर ओपीएस की अगर आप बात करेंगे तो ओपीएस में और यूपीएस में सबसे बड़ा फर्क जो है वो कंट्रीब्यूशन का इस समय दिख रहा है। 50% बेसिक का वो मिल रहा है जो पहले रिटायर्ड लोगों को मिलता था। ओपीएस के अंतर्गत 2004 के बाद लोगों को फिर देखने मिला। जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कंट्रीब्यूशन का। जो ओपीएस थी उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। सरकार की तरफ से एक तरह से आपको लाइफ लॉन्ग गिफ्ट होती थी। आपके जाने के बाद फैमिली पेंशन मिला करती थी। फैमिली के लोगों को 60% आजीवन मिला करती थी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस समय संसार में नहीं है, जिनके परिवारों को मैं जानता हूं, और उनको आज भी वो पेंशन आती है। उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, पर उसमें कहीं भी एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। अब आप जानते हैं कि एनपीएस जब आया, बहुत हल्ला मचा। एक अंग्रेजी में कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो आपने जिक्र भी किया, हमने हिमाचल का इलेक्शन जब आया था इसके बारे में काफी चर्चा सुनी और मुद्दा गर्माता गया, और सरकार के ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर था। जो सरकारी एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि सरकारी नौकरी जब कोई व्यक्ति लेता है विपिन, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि उसके पास पेंशन होनी चाहिए। तो एनपीएस जब आया तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो हमारे ही पैसे, एक तरह से हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। और मुझे लगता है सीएनबीसी आवाज से बेहतर कोई चैनल नहीं होगा बताने के लिए कि इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न आएगा, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करें। तो लोगों का ये कहना था सरकारी एम्प्लॉयज का कि ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, इसमें पेंशन क्या है। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन उसमें भी 10% था, पर अश्योरेंस नहीं थी। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फर्क जो आया है विपिन, वो अश्योरेंस में आया कि अब आपको 50% गारंटीड, अगर आपकी 25 साल से ऊपर की सर्विस हो गई है तो आपको अपने बेसिक औसतन 12 महीने की औसतन 50% आपको मिलेगी ही मिलेगी, और फैमिली पेंशन 60% मिलेगी ही मिलेगी। एक जो फर्क आया है सिर्फ इस 50% को कैलकुलेट करने का है, क्योंकि पहले बेसिक प्लस डीए मिला के कैलकुलेट किया जाता था, अब ये खाली बेसिक पे किया जाएगा। पर जो लोग अगर इसको कंटेस्ट करते हैं कि भाई आपने खाली बेसिक पे करने से हमारी जो 50% पेंशन है वो ओपीएस के मुकाबले कम हो जाएगी, उनके लिए जवाब ये है कि अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, हम सब जानते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब आपको जो महंगाई साल ब साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है,
उसका आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो यहाँ भी 25 साल से ऊपर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करी जाएगी। तो इसलिए डियरनेस अलाउंस जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं है, उन लोगों के लिए भी राहत है कि चलिए डियरनेस अलाउंस भले ही नहीं है, पर आपको जो इन्फ्लेशन का जो भी रेट होगा, तो इन्फ्लेशन हमें सब पता है ऊपर नीचे जाती रहती है। आजकल सीपीआई देखें हम 3.5% के करीब है। एक जमाना था 2-3 साल पहले 8%, 7-7.5% तक चढ़ गई थी। तो अगर ऐसे हालात आते हैं तो मुझे लग रहा है उनको कोई नाराजगी नहीं होगी। तो मेन फर्क जो मैं विपिन मानता हूँ, वो मानता हूँ कि 18.5% जो सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन अब कर दिया है। और मैं आपको आंकड़ों के लिहाज से बताऊं तो मेरे अनुमान के हिसाब से कल मेरी डीएफएस के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि 6,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का लोड सरकार के ऊपर पड़ेगा। और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा। जैसा कि अभी लक्ष्मण ने भी बताया कि समय समय पर इसको 3 साल बाद इसका रिव्यू होगा और जरूरी नहीं कि हम यहीं पर ठहरे रहें, पर इतना जरूर है कि 50% जरूर रहेगी। तो जो फर्क को अगर लोग इसको समझना चाहते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉइज है, 23 लाख सरकारी एम्प्लॉइज इसके बेनिफिशियरीज बनेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी कैलकुलेशन करी जा रही है। और मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। जो लोग सरकारी एम्प्लॉय जिन्होंने नौकरी ये सोच के ज्वाइन की थी कि हमें तो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत आई है कि कम से कम अब हमको पेंशन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो उनकी नाराजगी थी, मैं ये नहीं कहता वो, हालांकि नाराज होने वाले तो तब भी होते हैं जिन लोगों को देखिए अब तो दिल मांगे मोर, विपिन आप जानते हैं जितना आ जाए उतना कम है। पर कंट्री सर ये जो मिनिमम अश्योरेंस है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे है, जो इसको ओपीएस के बहुत नजदीक ले जाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कि ओपीएस के काफी नजदीक आगे। दर्शकों की सहूलियत के लिए थोड़ा बता देता हूं कि न्यू पेंशन स्कीम आखिर लाई क्यों गई थी। तो एक कैलकुलेशन लगाया गया था सरकार की तरफ से, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब आई थी। और वो ये था कि सरकार के ऊपर जो बोझ था पेंशन का वो इतना ज़्यादा हो चला था, तो रिफॉर्म लाने के लिए कि भाई कितना बोझ वहन करेगी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और वो सरकारी खजाने पे बहुत भारी था। तो इसलिए लेकर आए थे कि थोड़ा सा उसमें एक पैरिटी लेकर आए। अब बस ये नए और पुराने वाले में एनपीएस तो देखिए इसमें से गायब ही हो गया है, लेकिन पुराने और नए के मुकाबले एक ही चीज़ रह गई है कि वो है कि सरकार पहले 100% कंट्रीब्यूट करती थी, अब आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है, थोड़ा हिस्सा वो आपसे भी ले रही है, लेकिन बाकी की सारी चीजें कोशिश की गई है कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही आपको दी जाएं, जो शरद जी ने अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझा। शरद जी, एक पॉइंट जो लक्ष्मण ने अपने पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसमें हमें समझाया, उसमें एक चीज थी, आप मुझे थोड़ा क्लेरिफाई करें। वो कह रहे थे ओपीएस में बेसिक प्लस डीए का 50% और मिनिमम 20 साल की नौकरी, यहां पर मिनिमम 25 साल की नौकरी है और बेसिक का कम से कम 50%। उन्होंने इस पे जोर भी दिया कि ये मिनिमम है, तो क्या इसका कोई मैक्सिमम एंड भी होगा? विपिन, मुझे नजर लगता नहीं है कि ये इसका आगे होगा, क्योंकि जो 50% औसतन जो आपकी आखिरी 12 महीने की सैलरी होगी, मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, तो 50,000 को और फिर 55,000 हुई, फिर 60,000 हुई, साल में बढ़ती रहती, घटती तो नहीं है सैलरी, तो उसका औसत निकाला जाएगा। उस औसत का मान लीजिए वो औसत किसी की सैलरी 50 और 60,000 के बीच में साल में थी, यानी कि 50 हुई फिर 55 हुई, किसी रिवीजन की वजह से 60 हो गई, तो औसतन मान लीजिए 55,000 आती है। तो उस 55,000 का आपको 50% यानी कि 27,500 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कम से कम मिलेगा। हालांकि वर्ड वहां पर आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, वर्ड कम से कम इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब सरकार ने ये गुंजाइश छोड़ी है, फिलहाल तो मैं नहीं कहता कि ये होगा, पर सरकार ने गुंजाइश छोड़ी है कि अगर जरूरत पड़ती है और ऐसा नजर आता है कि बाकी के जो आंकड़े हैं बहुत बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। पर फिलहाल के लिए लोग यही समझे कि ये 50%। और एक और इसमें विपिन बहुत जरूरी बात समझने वाली ये है कि आप एनपीएस को, आपने हालांकि कहा कि उसमें सब कुछ ना है, पर एनपीएस को चूज करने का हक अभी भी है। पर मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि बहुत कम एम्प्लॉइज अब ऐसे होंगे जो आज भी इस ऐसे हालात में 50% को चूज कर एनपीएस को चूज करना चाहेंगे। लाजमी बात है, जहां आपको अश्योर्ड रिटर्न आ रहा है आप उसको चूज करेंगे। हालांकि कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा निवेश होता है म्यूचुअल फंड्स में, और जो निवेश से बहुत अच्छी कमाई कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसे फंड्स में डालने से वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। शायद चंद लोग हों जो कि एनपीएस को अब भी चूज करें। पर आपका, मुझे पता है आपने आगे ये सवाल पूछना जरूर है कि क्या अभी भी कुछ सवाल था, मैं पूछने ही जा रहा था आपसे कि क्या कोई ऐसा सिल्वर लाइनिंग है जिसके लिए आप एनपीएस को भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल था मेरे मन में सवाल। बिल्कुल, मुझे लग रहा था आप पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से उनकी गिनती बहुत कम रह जाएगी। शायद 2-4% लोग होंगे जो अब भी एनपीएस को चूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पता होगा जो एनपीएस स्कीम पे, मुझे याद है हमने और आपने शो कुछ किए थे कंज्यूमर अड्डा में ही,
और वहाँ हमने बहुत खोल के एनपीएस को बताया था कि आपका ही निवेश है वो लगाया जाएगा, कुछ गारंटीड रिटर्न नहीं है, और वो जिस हिसाब से मार्केट फोर्सेस चलेंगे, अगर डेट मार्केट में है तो डेट मार्केट का, इक्विटी में है तो इक्विटी में, उस हिसाब से चले। तो मुझे लगता है आप जो रिटायर्ड व्यक्ति है विपिन, उसको अशोर्ड वर्ड बहुत अपनी तरफ खींचता है कि अगर मुझे कुछ अशोर्ड मिल रहा है, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, तो अगर मुझे अशोर्ड मिलता है तो मैं फिर एनपीएस को नहीं चूज करूंगा। तो मुझे लग रहा है 2-4%, हालांकि अभी बहुत जल्दी है कहना, पर 2-4% लोग रह जाएं एनपीएस में तो रह जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग अब एनपीएस में रहना चाहेंगे। ये यूपीएस जो है रामबाण का काम करेगा, और ज्यादातर लोग जो है अब यूपीएस में मूव कर जाएंगे, और ऑप्शन भी दी गई है। आपको पता है, अब तो 2004 के बाद के जिन लोगों को एरियर्स की भी ऑप्शन दी गई है, तो मुझे लग रहा है पहले भी जिन लोगों ने एनपीएस चूज कर लिया है वो लोग भी आपको यूपीएस में आते दिखेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा ये आंकड़े सामने आएंगे तो आप देखेगा, और सीएनबीसी आवाज मुझे जरूर ट्रैक करेगा इसको, कि वो लोग आपको धीरे धीरे यूपीएस की तरफ मूव करते दिखेंगे, क्योंकि मुझे स्कीम बहुत ही लुभावनी लगती है और बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है। जो शिकायतें थी एनपीएस से, मुझे लगता है काफी हद तक वो शिकायतें दूर हो चुकी हैं। अब तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आएगी कि हमको शिफ्ट करना है 2004 के बाद, क्योंकि लंबा समय है, 20 साल का समय है, तो बहुत सारे लोग आधे रास्ते होंगे, कहीं होंगे कि अगर मैं आज की तारीख में शिफ्ट करता हूं तो मेरा एरियर कितना बढ़ेगा, मेरा कितना पैसा आएगा। बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि स्टाफ एनसीजेसीएम रहे और इस कंसल्टेशन में शामिल रहे। तो शिव साहब, बहुत बधाई पहले तो कि अब ये यूपीएस आया है, और कैसे देख रहे हैं आप इसको? स्वागत योग्य है? सारी मांगे पूरी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत योग्य है, और जो अनिश्चितता थी वो खत्म हो गई है। 23 लाख कर्मचारी जो इसमें आए हैं उनमें बहुत जो है वो खुशी है। आज मैं बेंगलोर में हूँ, बहुत जबरदस्त रैली हुई, 3-4 हजार लोगों की, सबने इसको बहुत सराहा है। और प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें जो है वो अपने कर्मचारियों का जो है वो ध्यान रखने का काम किया है। अब एश्योर्ड 50% पेंशन मिलेगी, डीएलएस रिलीफ मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगी और मिनिमम पेंशन मिलेगी। जो 1 जनवरी 2004 के बाद लोग रिटायर हुए हैं, जो इस समय 800, 1200, 1500 रुपए पेंशन पा रहे थे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो एक तरीके से सरकार ने जो है वो कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा किया है। मैं तो सोचता हूँ कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए भी इसको जल्दी से जल्दी लागू करें, ताकि वहां पर भी जो एक अच्छा माहौल बन सके, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार ने इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया, लेकिन देखते हैं बाकी स्टेट्स से क्या और कब तक किस तरह का अनाउंसमेंट आता है। चलिए, मेरे लिए वक्त हो गया, एक छोटा सा क्विकली एक ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और अहम पॉइंट्स इसमें रह गए, उनको समझते हैं, और शिव जी से और भी चीजें समझते हैं कि एम्प्लॉयज के मन में इसको लेकर और क्या चीजें। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जिसे अब प्रस्तुत कर दिया है सरकार ने, और ये जगह लेगी एनपीएस ने न्यू पेंशन स्कीम की। और कहा यह गया है कि ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम है ओपीएस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। तो हमारे साथ शरद कोहली जी और शिव गोपाल जी दोनों बने हुए। कोहली साहब, एक और पॉइंट था जो मैं पूछना चाह रहा था, वो है एक मुश्त रकम वाला। एक मुश्त रकम जब एक्सप्लेन कर रहे थे लक्ष्मण, तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी वहां तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो 100% मिल जाता था। अब यहां पर जो फॉर्मूला है कि वो जो मासिक सैलरी है उसका 1/10 हर 6 महीने की नौकरी पे वो कैलकुलेट होगा। तो डेफिनेटली एक बार में तो लग रहा है कि ओपीएस तो 100% था, लेकिन ये जो है फॉर्मूला, ये उसके कितने नजदीक पहुंचेगा? देखिए विपिन, बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर 6 महीने में आपने देखा होगा, जो लक्ष्मण बता रहे थे अभी, कि हर 6 महीने में 1 महीने की सैलरी को आप लेके चलेंगे तो वो आपको एक मुश्त मिलेगा। और पहले तो ये भी था कि आप उसका 40% आप पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं, 40% का आप पेंशन ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा फर्क है। पर देखिए, सरकार की मंशा ये हो क्या रहा था, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरे अनुमान के हिसाब से राज्यों के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ का टोटल पेंशन लायबिलिटी थी। केंद्र सरकार की बात करूं, हालांकि आंकड़े अपडेट होते रहते हैं समय समय पर, 1,85,000 करोड़ के आसपास पेंशन की लायबिलिटी है। तो होता क्या है कि सरकार को लगा कि फंड्स ब्लीड हो रहे हैं, और खासकर जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ ज्यादा समस्या थी। केंद्र सरकार का तो इस समय फिस्कल कंसोलिडेशन फिर भी बहुत अच्छा है और उसे बेटर है, बाकी देशों से बहुत बेटर है।
पर राज्य सरकारें जिसमें वेस्ट बंगाल है, केरला है, पंजाब है, ये ऐसी सरकारें हैं जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। जीएसडीपी टू डेट रेशियो जिसको हम बोलते हैं विपिन, वो बहुत ज्यादा हाई है। और एफआरबीएम हम जानते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, उसके अंतर्गत आपको एक फिक्स सीमा होती है, आप 20% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते। पर क्योंकि मजबूरी होती है और इलेक्शन के दौरान अनाउंसमेंट्स होती हैं, इलेक्शन हारे और जीते जाते हैं पेंशन के ब्याह पे, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ये थी। एनपीएस बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चला गया था कि हम कुछ नहीं देंगे, आप अपना ही पैसा निवेश करिए, हम निवेश में हेल्प कर देंगे, उसी से आप पेंशन लेते रहिए। ओपीएस बिल्कुल एक किनारे पे था कि आपको कुछ नहीं करना, सरकारी जॉब आपने ले ली एक बार, बस आपकी पेंशन अब पक्की हो गई उम्र भर के लिए, आपके जिंदगी में छोड़ने के बाद भी आपके परिवार को मिलती रहेगी। पर अब एक बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। बकायदा एक कमेटी बनी थी, आपको याद होगा विपिन, बकायदा कमेटी ने पूरी स्टडी करी, पूरी रिसर्च करी, फिस्कल बैलेंस शीट स्टडी करी और ये फॉर्मूला निकाला है कि कुछ हम कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा देते हैं। बात यह है, रिटायर्ड लोगों की ज्यादा समस्या थी कि भाई हमें कुछ आता रहे, हमारे बस की नहीं है ये वेट करना कि हम स्पेकुलेट करें कितना रिटर्न आएगा, कितना मिलेगा। तो मुझे लगता है वो चीज, और एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात विपिन ये है कि 10,000 रुपए की मिनिमम पेंशन, जो अभी शिव जी जिसका जिक्र करे थे उन्होंने अमाउंट नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। 10,000 रुपए की मिनिमम पेंशन आपकी अश्योर्ड है कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करके और 10 साल और 25 साल के बीच में, मान लीजिए आपकी एम्प्लॉयमेंट 10 साल हो चुकी है पर 25 साल से कम है, तब भी आपको घाटे का सौदा नहीं है, उसको प्रो राटा एडजस्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी 17 साल की सर्विस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, 17 साल के हिसाब से उसको प्रो राटा कम कर दिया जाएगा और 10,000 रुपए तो कम से कम आपको मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी 10 साल की अभी नौकरी नहीं है, ये तो पहले भी था, उनको कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है। मतलब आप जब सरकारी नौकरी लेते हैं तो आप टिक के करेंगे वहां पर, तो सरकार आपका ध्यान रखेगी, इस इंटेंशन से इसको बनाया गया है। ठीक है शिव गोपाल जी, कोई ऐसा पॉइंट जो, देखिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं लेकिन फिर भी ये एग्जैक्टली ओपीएस तो नहीं है, कोई ऐसे पॉइंट जो आपके थे लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, आगे कभी उम्मीद या आ जाते तो बेहतर होते? देखिए, अभी कोहली साहब ने जो बात बताई विपिन जी, उसके हिसाब से ये तो निश्चित है कि ये ओपीएस नहीं है, लेकिन ये एनपीएस भी नहीं है। एनपीएस बहुत नोटोरियस थी और वो नो पेंशन स्कीम थी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का ध्यान दिया। इसमें जो 10% रिटर्न आने वाला मामला है वो थोड़ा सा इसमें पूरा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज सरकार ने 1/10 की बात की है। ये आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा कि इसको 1/10 के बजाय 1/20 करेंगे, 1/30 करेंगे। तो ये जो लमसम अमाउंट है ये निगोशिएबल है, इस पर आगे भी जो है वो कुछ होता जाएगा। और दूसरी एक जो सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि मान लीजिए मार्केट कभी बढ़ी जाए और उसकी जो भी एन्युटी वैल्यू बढ़ेगी वो सरकार नहीं लेगी, वो कर्मचारी के ही खाते में जाएगी। तो ये जो एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कि 90% जो ओपीएस के लाभ हैं वो इस यूपीएस में आ गए हैं, 10% बचे हैं। अब कुछ भी संतोषी लोग हैं वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये गर्दन भी काट के दे दो तो कहेंगे यार काटी तो है, तिरछी काटी है। तो ये उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वास्तव में बेनिफिशरीज हैं वो इससे खुश हैं। सरकार ने जो योजना लागू की है वो मैं समझता हूं कि देश के लिए भी अच्छी है और हमारे पेंशनर्स के लिए भी अच्छी है। चलिए, तो एक एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये बढ़िया है और पहले वाली स्कीम के लगभग सारे गुण इसमें हैं, और जो स्टेक होल्डर है वो भी कह रहे हैं कि सब बढ़िया है और वक्त वक्त पर और इसकी समीक्षा होगी और जो कुछ बची हुई चीजें हैं शायद उनमें भी बदलाव आता दिखाई देगा। तो देखिए, आ गई है नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मोटी मोटी बातें आज आपको बता दी, क्या अंतर है क्या नहीं है। वक्त अभी जैसे जैसे गुजरेगा कि भाई अगर आपको शिफ्ट होना है तो कितना कॉर्पस आपका बन जाएगा, क्या पैसा मिलेगा, ये बहुत सारे मन में आपके सवाल होंगे, तो हमें लिखिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें अभी सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, वहां पे अपने सवाल डाल दीजिए, लेकर आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये बदलाव कुल मिला के अब आपकी पेंशन में आने जा रहा है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आई थिंक हमने काफी सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी और अब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ओपीएस के मुकाबले यूपीएस क्या है और कितने बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।